ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारी हायरार्की क्या होती है, इकोलॉजिकल हायरार्की। जैसे इंडिविजुअल की बर्थ या डेथ होती है, बट पॉपुलेशन की बर्थ रेट या डेथ रेट होती है। अपराइट पिरामिड जैसा शेप आएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर। यहां पर 4 मेजर फैक्टर्स हैं, नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। कोई भी एक पॉपुलेशन अकेली नहीं रह सकती है। जैसे अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उसे कम से कम प्रोड्यूसर चाहिए ही चाहिए। डिकम्पोजर्स को भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर चाहिए ही चाहिए, वो मरेंगे तभी उन्हें खाना मिलेगा। जैसे इंसेक्ट्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर कैमोफ्लाज हो जाता है, वो अपना बॉडी कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ताकि बच सके, छिप सके। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर पॉडकास्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारी हायरार्की क्या होती है, इकोलॉजिकल हायरार्की। इसकी बेसिक यूनिट होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे, कई सारी पॉपुलेशंस इन अ गिवन एरिया मिलकर कम्युनिटी बनाएंगी, और कम्युनिटी विद द फिजिकल एनवायरनमेंट मिलकर इकोसिस्टम एंड अल्टीमेटली बायोम्स बनेंगे। इकोलॉजी बेसिकली 4 लेवल्स पर डील करती है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम जो हम अपकमिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन का मतलब एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं एंड शेयर और कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, दे कंप्राइज अ सिंगल पॉपुलेशन। जैसे एक वेटलैंड के अंदर जितने भी कॉर्मोरैंड्स हैं, या एक अबैंडन फील्ड के अंदर जितने भी रैट्स हैं, या एक फॉरेस्ट ट्रैक में जितने भी टीक वुड ट्रीज हैं, या इवन एक कल्चर डिश के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं। पॉपुलेशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नहीं, इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो मेंबर्स जनरेट हो रहे हैं वो भी सब पॉपुलेशन ही में आएंगे। अब पॉपुलेशन जो होती है, ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल में नहीं होते। जैसे इंडिविजुअल की बर्थ या डेथ होती है, बट पॉपुलेशन की बर्थ रेट या डेथ रेट होती है। बर्थ रेट, डेथ रेट ये पर कैपिटा होते। पर कैपिटा का मतलब समझिए, मान लीजिए 40 फ्रूट फ्लाइज थी, एक हफ्ते में 1 वीक में 4 की डेथ हो गई, तो 40 पर 4 की डेथ हुई है, यानी पर फ्रूट फ्लाई 4/40 यानी 0.1 की डेथ हुई है, तो उसे कहेंगे डेथ रेट। 0.1 फ्रूट फ्लाई पर वीक ये हो गई। इसी तरह से 20 लोटस प्लांट्स थे, 8 न्यू लोटस प्लांट्स ऐड हो गए, 20 पर 8 हुए हैं, यानी पर लोटस प्लांट 8/20, वो हो जाएगी बर्थ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल का सेक्स यानी जेंडर होता है, मेल या फीमेल, पर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है, जैसे 40% मेल्स, 50%, 60% फीमेल्स, इस तरह से। अब पॉपुलेशन जो होती है, ये 4 फैक्टर्स हैं जो इस पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है उसे बताएंगे। बट एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग रहते हैं, तो जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग करें तो 3 ग्रुप्स मेन आते हैं, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप ज्यादा है बजाय रिप्रोडक्टिव के, यानी आज अगर रिप्रोडक्टिव में 10 है पर प्री रिप्रोडक्टिव में 15 है, तो फ्यूचर में ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव में आएंगे, यानी फ्यूचर में पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। इस तरह के ग्राफ्स को एज पिरामिड कहते हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर ध्यान से सुनिए, प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव, इसीलिए अपराइट पिरामिड जैसा शेप आएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव है तो ऐसा बेल शेप का कर्व आएगा, ये स्टेबल पॉपुलेशन बताएगा। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव लेस देन रिप्रोडक्टिव है, यानी फ्यूचर में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये पता चलेगा। और इस तरह का जो है हमें अर्न शेप का एज पिरामिड मिलेगा। एज पिरामिड के अंदर मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो एज पिरामिड से हम पता कर सकते हैं वेदर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, स्टेबल और इट इज डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, वो उसके स्टेटस के बारे में बताती है। जैसे कोई भी कंपटीशन का आउटकम पता करना है, प्रीडेटर कितना स्ट्रांग है पता करना है, पेस्टिसाइड वगैरह का जो एप्लीकेशन का इंपैक्ट है पता करना है, तो वो हम पॉपुलेशन डेंसिटी से ही पता करते हैं। आप बिफोर द प्रोसीजर पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट कर लो, आफ्टर द प्रोसीजर काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने इंपैक्ट आया है।
इसके अंदर पॉपुलेशन में भी वेरी लो ऑल्सो, जैसे साइबेरियन क्रेन्स जो कैलिडियो नेशनल पार्क में आती हैं लेस देन 10 आती हैं, और मिलियंस में भी हो सकता है जैसे पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास का नंबर। पॉपुलेशन डेंसिटी जरूरी नहीं है हर जगह नंबर डायरेक्टली काउंट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर के जो हमें टाइगर सेंसस करना है नेशनल पार्क्स के अंदर या टाइगर रिजर्व के अंदर, हम टाइगर को लाइन में खड़ा करके गिन नहीं सकते वरना हम ही नहीं बचेंगे। वहां पर उनके पग मार्क और फीकल पैलेट से इनडायरेक्टली काउंटिंग की जाती है। इसी तरह से अगर आपको पता करना है एक नदी के अंदर कितनी फिशेस हैं, फिश कॉट पर ट्रैप, ऐसा करके हम एक रिलेटिव डेंसिटी पता कर लेते हैं। या एक कल्चर डिश के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं तो पर मीटर स्क्वायर देख लिया, पर सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक एवरेज एक रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए एक एरिया के अंदर 1 बिग बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है, और 200 पार्थेनियम कैरेट ग्रास है। नंबर के हिसाब से अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन की लो है और पार्थेनियम की मोर है। लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैनियन ट्री का बायोमास ज्यादा है, परसेंटेज एरिया कवर ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उस एरिया में, तो यहां पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को ना मानकर हम परसेंट कवर एरिया या बायोमास को प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कैपिटल N के रूप में हम लिखते हैं वो रिलेटिव डेंसिटी या इनडायरेक्ट काउंटिंग या बायोमास परसेंट कवर के फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं। अब 4 फैक्टर्स जो हैं वो इसे गवर्न करेंगे कि पॉपुलेशन फ्यूचर में ग्रो करेगी, डिक्लाइन करेगी, स्टेबल रह रही है, कैसा रह रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी पॉपुलेशन जो है वो ऐसा कभी नहीं होता कि उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। यहां पर 4 मेजर फैक्टर्स हैं। नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, इमिग्रेशन कितने आ रहे हैं और एमिग्रेशन कितने एग्जिट कर रहे हैं। नेटैलिटी को कैपिटल B से डिनोट करते हैं बर्थ, मोर्टेलिटी को कैपिटल D से डिनोट करते हैं डेथ, इमिग्रेशन को कैपिटल I से करते हैं और एमिग्रेशन को कैपिटल E से करते हैं। यानी अगर मुझे T+1 टाइम पर पॉपुलेशन कितनी है देखना है, आज T टाइम है, तो मैं क्या करूंगी, आज की जितनी पॉपुलेशन है उसमें जितने ऐड हुए हैं यानी B+I ये ऐड करेंगे प्लस, और D+E ये दोनों माइनस करेंगे पॉपुलेशन में से, इसको कैलकुलेट कर लूंगी। तो फॉर्मूला बना NT+1 इज इक्वल टू NT प्लस B+I माइनस D+E। अगर B+I मोर देन D+E है यानी ऐड ज्यादा हुए तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या वाइस वर्सा। तो कॉमनली नॉर्मली इमिग्रेशन एमिग्रेशन लार्ज स्केल पे नहीं होता, B एंड D मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। लेकिन कोई स्पेशल सिचुएशन है, जैसे सडनली कॉलोनाइजेशन हो रहा है, जैसे जब हमारा पार्टीशन हुआ तो एकदम से बहुत सारे लोग गए, या एक नई कंट्री बनी तो अचानक से बहुत सारे लोग आए, तो उन कंडीशंस में इमिग्रेशन एमिग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कैपिटल B कैपिटल I कंट्रीब्यूट करेगा प्लस, कैपिटल D कैपिटल E माइनस करेगा, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, बिल्कुल अच्छे से एकदम से क्लियर है सबको। पॉपुलेशन ग्रोथ की भी हमने बात कर ली है। अब आइए हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। ग्रोथ मॉडल्स में 2 मेन ग्रोथ मॉडल्स हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक, वर्ल्ड पल्स लॉजिकल कर्व भी इसे बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब है रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो एकदम से हल्का सा लैग आके एकदम से लॉग फेज आएगा, जे शेप का कर्व बनेगा। यहां पर dN/dt यानी जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो सीधी सीधी होगी, इज इक्वल टू जितनी आज की पॉपुलेशन है n मल्टीप्लाई बाय B-D। B-D को R बोलते हैं, यानी रेट ऑफ नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता। तो जितने पैदा हुए माइनस जितने मरे, तो dN/dt इज इक्वल टू RN बोलो, या dN/dt इज इक्वल टू B-D मल्टीप्लाई बाय N, ऐसा भी कह सकते हैं। R की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, अभी हम बात करेंगे। तो यहां पर J शेप का कर्व आता है, लेकिन नॉर्मली नेचर में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, यानी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उस पर काम करना शुरू करता है। तो यहां पर dN/dt इज इक्वल टू RN मल्टीप्लाई बाय
K माइनस एन अपॉन के। यहां पर K है कैरिंग कैपेसिटी, यानी उस एनवायरमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो सपोर्ट हो सकते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। So dn by dt is equal to Rn multiply by K minus n upon K। यहां पर जो ग्रोथ कर्व आएगा वो सिग्मॉइड या एस शेप का आएगा। पहले लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा, फिर ग्रोथ थोड़ी कम यानी डिक्सेलरेशन फेज होगा, फिर स्टेबल फेज यानी एसिम्प्टोट आएगा। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, दोनों ग्रोथ कर्व्स। चलिए आइए अब हम एक बार R की वैल्यू देखते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं इस R की वैल्यू की। R क्या है? R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे रैट की 0.015 होती है। ह्यूमंस की 1981 इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 0.0205 होती है, और फ्लावर बीटल की बात करें तो 0.12 होती है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। अगर हम लॉग की बात करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है जो जे शेप का है, dn by dt इज इक्वल टू आर एन या b माइनस डी इंटू एन है, ये आता है nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। यहां पर nt आफ्टर टाइम t कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, n0 मतलब इनिशियल आज की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, r मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, r की वैल्यू, t मतलब कितना टाइम पीरियड हुआ है, और e का मतलब है बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ये होता है 2.71828। डार्विन ने कहा था कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई तो इवन हाथी की भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो जाएगी। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जहां पे कैरिंग कैपेसिटी होती है, जहां पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वर्क करता है क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसे हमने बर्नहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहा था। यहां पे dn by dt इज इक्वल टू आर एन मल्टीप्लाई बाय k माइनस एन अपॉन k हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की। एक्चुअली डार्विन ने कहा था हर ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम बच्चे पैदा करना चाहता है, यानी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस अचीव करना चाहता है। उसको करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स जो है दे ब्रीड मेनी टाइम्स इन लाइफ, और वो एक बार में बड़े साइज के कम बच्चे पैदा करते हैं, लेस नंबर ऑफ लार्जर साइज offsprings, birds and mammals, and breed many times. जबकि bamboo and Pacific salmon fish breed only once in their lifetime. Oysters and pelagic fishes जो हैं वो बहुत सारे बच्चे देंगे छोटे छोटे साइज के, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज चिल्ड्रन देंगे। कौन? ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। अब आइए हम आते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पर। कोई भी एक पॉपुलेशन अकेली नहीं रह सकती है। जैसे अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उसे कम से कम प्रोड्यूसर चाहिए ही चाहिए। डिकम्पोजर्स को भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर चाहिए ही चाहिए, वो मरेंगे तभी उन्हें खाना मिलेगा। आप कहोगे मैम प्रोड्यूसर, इवन प्रोड्यूसर भी खुद अकेले नहीं रह सकते हैं। क्यों? नंबर 1 उन्हें डिकम्पोजर चाहिए ताकि मिनरल रिसाइकलिंग हो, वरना सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी तो वो भी फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। एंड नंबर 2 प्रोड्यूसर्स को पॉलिनेटर्स भी चाहिए होते हैं। यानी ये तो तय कोई स्पीशीज अकेली नहीं रह सकती है, उसे कम से कम एक और स्पीशीज चाहिए रहती है। बस इसी बेसिस पर कुछ इंटरैक्शंस होते हैं उनके बीच। अगर एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे प्लस से डिनोट करेंगे, हार्म करेंगे माइनस से डिनोट करेंगे, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट तो 0 से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं +0 की, यानी कमेंसालिज्म। वन स्पीशीज विल बी बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। इसमें हमें पहला एग्जाम्पल पढ़ना है, वो है ऑर्किड का और मैंगो के ब्रांच का। ऑर्किड एपीफाइट की तरह मैंगो ब्रांच पे ग्रो करता है। ऑर्किड का फायदा हो रहा है, प्लस सपोर्ट मिल रहा है, और मैंगो 0, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकेंड एग्जाम्पल है वेल की बैक पे जो बार्निकल्स होते हैं। वेल का ना फायदा ना नुकसान 0, और बार्निकल्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेफ्ट ओवर फूड मिल रहा है, यानी प्लस। इसका थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है कैटल ईग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल। ग्रेजिंग कैटल का ना फायदा ना नुकसान, लेकिन जब वो वेजिटेशन से मूव करते हैं, स्टर करते हैं, तो जो बाहर निकलकर फ्लश आउट होते हैं इंसेक्ट्स, उसे वो कैटल ईग्रेट्स, वो छोटी छोटी चिड़िया खाती हैं, यानी उनका फायदा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ है इसमें जो सी एनिमोन है,
और क्लाउन फिश। सी एनिमोन के स्टिंजिंग टेंटिकल्स हैं, उसका ना फायदा ना नुकसान, लेकिन क्लाउन फिश जो वहां रह रही है उसकी रक्षा हो रही है। तो ये 4 एग्जांपल्स कमेंसालिज्म +0 रटे होने चाहिए। सेकंड है अमेंसालिज्म -0। इसमें एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल आता है। जैसे एक बैक्टीरिया से या फंजाई से आपने एंटीबायोटिक ली जिसने दूसरे को मारा, तो जिसको मारा उसका माइनस हो गया, नुकसान हार्म हो गया, और दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। तो अमेंसालिज्म है -0 और कमेंसालिज्म है +0। अब हम आते हैं जहां दोनों का फायदा है, यानी प्लस प्लस की बात करते हैं, और प्लस प्लस का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। यहां पर पहला लाइकन्स एग्जाम्पल आ जाएगा। लाइकन्स आपको पता है एल्गी और फंजाई की दोस्ती है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और फंजाई लार्ज सरफेस एरिया के कारण खूब सारा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेकंड है माइकोराइजा। यहां पर रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की रूट्स में फंजाई की दोस्ती होगी। यहां पर फंजाई को जो लीव्स रूट्स को खाना भेज रहे हैं वो खाना शेयर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे खाने के लिए, फूड एनर्जी रिच, और फंजाई बदले में वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। तो लाइकन्स माइकोराइजा दोनों ही म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हैं। इसके बाद आता है एनिमल एंड प्लांट की म्यूचुअलिज्म। इसमें स्टूडेंट्स एनिमल को सस्टेन विजिट्स के लिए पोलन, नेक्टर, इस तरह के, या सेफ प्लेस टू ले एग्स, ऐसे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। हालांकि कुछ एनिमल्स चीटर्स होते हैं, पोलन नेक्टर खा जाते हैं और पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, जिन्हें पोलन या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। पर कुछ पेड़ भी चोर होते हैं, अभी आपको बताऊंगी। तो यहां पर कंपलसरी रिलेशन होता है। इसमें फिग एंड वास्प आ जाएगा, यक्का एंड प्रोन्यूबा मॉथ आ जाएगा, इसमें एमोर्फोफैलस एंड उसका पॉलिनेटर आ जाएगा। यहां पर एनिमल जो है इट ले एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, वहीं पर उनका लार्वा डेवलप करेगा जब सीड डेवलप करेगी, ताकि उसको न्यूट्रिशन भी मिले, और बदले में ये पॉलिनेशन करते हैं। बीज, बम्बल बीज, बैट्स, बर्ड्स, ये सब पॉलिनेटर्स होते हैं। तो ये तो हमने बात करी प्लांट एनिमल पॉलिनेटर रिलेशनशिप की। अब कुछ प्लांट्स भी धोखा देते हैं, मैंने आपसे कहा था। जैसे एक ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड, जिसका नाम है ऑफरिस। ऑफरिस जो है उसके फ्लावर की एक पेटल जो है वो फीमेल पॉलिनेटर जैसी दिखती है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मेल बी जो है पॉलिनेटर, उसे लगता है ये फीमेल पॉलिनेटर है, वो आता है, सूडो झूठा कॉपुलेशन होता है और इस तरह से पेड़ का पॉलिनेशन हो जाता है, पर उसके साथ धोखा हो जाता है। इसे सेक्सुअल डिसीड भी कहते हैं। तो ये जो सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, यही नहीं, इवन राइजोबियम बैक्टीरिया, फ्रैंकिया बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। ये सब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ राइजोबियम, या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स जैसे एल्नस के साथ फ्रैंकिया, ये सब भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल हैं। जहां पर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, पर हेट्रोट्रॉफिक है तो प्लांट उसको रहने की जगह और खाना देता है। तो लाइकन्स, माइकोराइजा, प्लांट एनिमल रिलेशन, म्यूचुअलिज्म, राइजोबियम, फ्रैंकिया, दीज आर ऑल म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो +0 कमेंसालिज्म हो गया, -0 अमेंसालिज्म हो गया, ++ म्यूचुअलिज्म हो गया। अब हम आएंगे माइनस होता है कंपटीशन, किसी का फायदा नहीं होगा, और +- होता है पैरासिटिज्म, जहां होस्ट का फायदा नहीं, नुकसान, और पैरासाइट का फायदा होगा, और प्रिडेशन, जहां पे प्रिडेटर शिकारी का फायदा और प्रे यानी शिकार का नुकसान माइनस होगा। तो अब हम इन तीनों को आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं पैरासिटिज्म को। पैरासिटिज्म में पैरासाइट का फायदा होगा, उसे फ्री लॉजिंग एंड मील्स मिलेगा, होस्ट को वो बीमार करेगा, यानी +- का रिलेशनशिप है। अब पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी अगर होस्ट के अंदर कोई चेंज आएगा तो पैरासाइट को भी को इवॉल्व होना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअलिज्म में ना को एक्सटिंक्शन होता है, अगर प्लांट खत्म हो गया तो पॉलिनेटर भी खत्म हो जाएगा, यहां पर को इवोल्यूशन होना पड़ेगा। यानी अगर होस्ट ने कोई तरीका ढूंढा है टू रेजिस्ट द पैरासाइट, तो पैरासाइट को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा उसे काउंटर एक्ट करने के लिए। अब पैरासाइट जो होता है इसके कुछ स्पेशलाइजेशंस हो जाते हैं, जैसे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस हो जाएगा, जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाएगा, जरूरत नहीं है, एडेसिव ऑर्गन, सकर्स होंगे टू क्लिंज ऑन, होस्ट को पकड़ के रखने के लिए, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी। अब पैरासाइट जो है उनको या तो 1 इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है प्राइमरी होस्ट के अलावा, या 2 भी चाहिए हो सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, उसे प्राइमरी होस्ट एक तो हम हो गए
है और एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो 1 इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए, पर जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है एक ट्रेमाटोड, उसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक फिश और एक स्नेल। तो पैरासाइट जो है वो होस्ट को हार्म करता है। कैसे हार्म करता है? उसको वीक कर देगा फिजिकली, उसकी ग्रोथ डिक्रीज रिड्यूस कर देगा, मोर वल्नरेबल कर देगा प्रेडेशन के लिए, यानी सर्वाइवल रिड्यूस कर देगा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस कर देगा। तो पैरासाइट इस तरह से हार्म करता है। पैरासाइट 2 तरह के होंगे, अगर सरफेस पर अटैच्ड है तो एक्टो पैरासाइट, और बॉडी के अंदर है होस्ट की तो एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट्स के टिपिकल एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, बहुत सारी मेरीन फिशेस पर एक्टोपैरासिटिक कॉपी पॉड्स चिपके रहते हैं, एंड कस्क्यूटा अमरबेल जो है वो हेज प्लांट के ऊपर टोटल पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है, क्लोरोफिल उसका लॉस हो चुका है, वहां से पूरा न्यूट्रिशन सक करती है। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं एक्टोपैरासाइट्स के। एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर है, ऑर्गन्स में है, ब्लड में, लिवर में एक्सेट्रा। एंडोपैरासाइट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिंपल होंगे क्योंकि होस्ट के अंदर है, तो बहुत सारी चीजें लॉस हो जाएंगी, लेकिन लाइफ साइकिल देखोगे तो वो उनकी मोर कॉम्प्लेक्स होगी। इसी तरह से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैरासिटिज्म है जिसका नाम है ब्रूड पैरासिटिज्म। यहां पर होस्ट के नेस्ट के अंदर जो पैरासिटिक बर्ड है वो अपने अंडे देती है, और फिर उसका जो एग्स है उसकी साइज कलर बिल्कुल सेम होता है होस्ट के अंडों जैसा, तो होस्ट इंक्यूबेट करता है। जैसे क्रो होस्ट है, उसके नेस्ट में कोयल यानी कुकू अपने एग्स लेकर देती है। दिस इज अबाउट पैरासिटिज्म। अब आइए हम बात करते हैं प्रिडेशन। जब हम प्रिडेशन बोलते हैं तो हमें याद आता है एक हिरण और उसके पीछे एक शेर भागता हुआ, पर क्या सिर्फ यही प्रिडेशन है? नहीं। एक चिड़िया अगर एक सीड खा रही है, एक हर्बीवोर जानवर एक पेड़ खा रहा है, तो वहां भी उस पेड़ का सीड का शिकार हो रहा है, वो प्रे है और ये शिकारी है, यानी ये प्रेडेटर है। तो आइए अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिडेशन जो है उसके बेनिफिट क्या है, क्यों इतनी खतरनाक चीज नेचर ने बनाई है? एक्चुअली प्रिडेशन के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर होता है अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, नंबर 1। नंबर 2, प्रिडेशन के कारण जो है प्रिडेटर जो है वो प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल भी रखता है, और नंबर 3 वो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है। कैसे अभी हम बताएंगे, मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले अंडर कंट्रोल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक एक्सोटिक फॉरेन स्पीशीज किसी एरिया में आपने इंट्रोड्यूस करी, वहां पर उसका नेचुरल प्रेडेटर शिकारी है नहीं, तो वो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे फैल जाएगी। जैसे इकॉर्निया के साथ भी ऐसे ही हुआ था, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। इवन 1920s में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया था जिसने हैवॉक क्रिएट किया था बाय स्प्रेडिंग टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। फिर एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ को इंट्रोड्यूस करके उसे कंट्रोल किया गया। तो इस तरीके से ये प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। यही नहीं, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर रॉकी इंटरटाइडल रीजन में एक स्टार फिश है पिसास्टर। इस पिसास्टर को साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां से हटा दिया। तो जैसे ही प्रेडेटर हटा, जो प्रे स्पीशीज थी वो आपस में लड़ मरी। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मोर देन 10 प्रे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, और आप देखो कितनी सारी प्रे स्पीशीज का लॉस हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा अगर हम वहां से प्रेडेटर को हटा दे। तो प्रिडेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब प्रेडेटर प्रूडेंट होता है, इसका क्या मतलब है? विवेकी, यानी वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता अपने प्रे को, एक साथ सारा खाना नहीं खा जाता, वरना लैक ऑफ फूड के कारण वो खुद भी मर जाएगा। प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे भी कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। जैसे इंसेक्ट्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर कैमोफ्लाज हो जाता है, वो अपना बॉडी कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ताकि बच सके, छिप सके। यही नहीं, कुछ पॉइजनस केमिकल्स एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल है, प्रेडेटर खाता नहीं है। ये क्यों है डिस्टेस्टफुल? एक्चुअली ये जो कैटरपिलर थी तो इसने पॉइजनस वीड खाई थी, वो केमिकल इसकी बॉडी में आ गया है, खुद से बनाया नहीं है। मेन प्रॉब्लम पेड़ों के साथ होती है। प्लांट्स अगर प्रे हैं, प्लांट्स प्रे कब होंगे? हर्बीवोर्स उनके प्रेडेटर्स होते हैं। जैसे 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस हैं, पेड़ खाने वाले, और प्लांट्स के साथ मेन प्रॉब्लम यह है कि प्लांट्स भाग नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स लाइक एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस आए हैं, जैसे कांटे, थॉर्न्स या स्पाइन्स का बनना अकेसिया में, कैक्टस में।
या कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस के आसपास कभी आपको ग्रेजिंग गोट्स वगैरह नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जिसे खाने से उसका जो प्रेडेटर है वो मर जाएगा, तो वो उसके पास आता ही नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स प्लांट्स बनाते हैं, जैसे कैफीन, निकोटीन, स्ट्रिक्नीन, ओपियम, वो सब डिफेंस के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रिडेशन इंपॉर्टेंट है, और कैसे प्रिडेशन होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और पैरासाइट कैसे प्रे कैसे अपने आप को बचाता है, वो बात की। तो हमने +0 कमेंसालिज्म, -0 अमेंसालिज्म, ++ म्यूचुअलिज्म, +- पैरासिटिज्म एंड +- प्रिडेशन कंप्लीट किया। अब आइए हम आखिरी देखते हैं जहां दोनों का नुकसान होगा, यानी माइनस कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? पहले ऐसा मानते थे कि कंपटीशन केवल लिमिटेड रिसोर्सेज और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, पर ये पूरा कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि एक हिरण खाना खा रहा है, एक शेर ने दूर दहाड़ मारी। शेर को हिरण के खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हिरण तो हर्बीवोर है, शाकाहारी है, शेर तो कार्निवोर है, मांसाहारी है, पर उस दहाड़ के कारण वो वहां से भाग गया। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां इसे बोलते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन। इंटरफियरेंस हो गया एक स्पीशीज का, जिसके कारण दूसरे का खाना, फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है। इसी तरह से एक और बहुत मजेदार एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूं। वो ये एग्जाम्पल है कि शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में हर साल फ्लैमिंगोस बर्ड्स आती हैं, और वो वहां के जो नेचुरल जू प्लैंक्टन्स हैं उनके साथ कॉम्पीट कर जाती हैं खाने के लिए। अब कहां बर्ड और कहां जू प्लैंक्टन, लेकिन उनके बीच में कंपटीशन हो गया। तो बेसिकली कंपटीशन को हम कैसे डिफाइन करें? कंपटीशन का इतना सा मतलब है, अगर एक स्पीशीज की प्रेजेंस के कारण दूसरे स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, तो उसे कंपटीशन कहेंगे। वो लिमिटेड रिसोर्स भी हो सकता है, वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। जैसे बर्ड के केस में अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो या ऐसा कह लो कि अनरिलेटेड स्पीशीज हैं। और इसी तरह टाइगर और लायन, लायन या टाइगर एंड हिरण, डियर, वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्स है, खाने की कोई कमी नहीं है। तो क्लोजली रिलेटेड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर एक की प्रेजेंस के कारण दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, तो बस उसे कंपटीशन कहते हैं। अब गॉस जी ने हमें यह कहा था, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि दो कॉम्पीटिंग स्पीशीज कभी साथ नहीं रह सकती हैं। इवेंचुअली एक सुपीरियर दूसरे इंफीरियर को वहां से एलिमिनेट कर देगी। यही बात कर्नल ने भी अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव की थी। उन्होंने बार्निकल्स लिए, बैलेनस एंड कैथेमिलस, बी से बिग यानी बड़े सुपीरियर स्पीशीज, और इवेंचुअली बैलेनस ने कैथेमिलस को वहां से पूरा खत्म कर दिया। ये दोनों बातें प्रूव करती हैं कि सुपीरियर स्पीशीज एंड इंफीरियर स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इनडेफिनेटली। अल्टीमेटली सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को हटा देगी। लेकिन मैक आर्थर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, को एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक पेड़ पर 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉर्बलर बर्ड्स रहती हैं। कैसे? उन्होंने अपना फीडिंग पैटर्न, फोराजिंग पैटर्न आपस में बांट लिया है। कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है, कोई सुबह खाता है, कोई शाम खाता है, और वो सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए आइए इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक करेक्शन कर लेना, वो जो विजिटिंग फ्लैमिंगोज है वो फिशेस के साथ, रेजिडेंट फिशेस के साथ कॉम्पीट करती है फॉर जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, इसके अलावा गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टॉइज रहते थे, हर्बीवोर्स। वहां पर गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। गोट्स बेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, बेटर स्पीशीज थी। तो विद इन अ डिकेड, 10 साल के अंदर एबिंगडन टॉर्टॉइज वहां से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहां पर भी कोई रिलेशन नहीं है, एक टॉर्टॉइज है रेप्टाइल और एक गोट्स है मैमल्स, लेकिन फिर भी कंपटीशन के कारण एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। इसी तरह से गॉस का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसमें भी हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं कि एक सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर स्पीशीज को इवेंचुअली वहां से एक्सक्लूड कर देगी। मैक आर्थर जी ने जो को एग्जिस्टेंस की बात की थी, उसी को ही रिसोर्स पार्टीशनिंग भी कहते हैं। तो इसी के साथ न्यू एनसीईआरटी का जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन चैप्टर है, उसका पॉडकास्ट हमने कंप्लीट किया है। ये न्यू एनसीईआरटी में यहीं पर सिर्फ पॉपुलेशन को ही इंक्लूड किया गया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।